हेलो गाइस। सो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ एच.सी. वर्मा बुक, दैट इज़ वॉल्यूम 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और वो चैप्टर कौन सा था? वो था सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर। सो हमने थियोरेटिकली डिस्कस कर लिया था उस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से। फिर हम क्वेश्चंस पर गए थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे, और फिर प्रीवियस वीडियो में थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस थे वो जो हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चंस लेते हैं जो अभी भी इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस ही हैं, बट काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उनको देखते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है। तीनों क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप ये तीनों क्वेश्चंस इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज बेसिकली एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर मोशन फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक। दिस इज लेक्चर नंबर 24। सो पहला क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल हैज़ टू मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड on an overbridge which is in the form of a circular arc of radius r and has a total length l। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, उसको मूव करना है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान देने वाली है। तो एक सर्कुलर आर्क मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली सर्कुलर आर्क, मतलब यहाँ सेंटर है एंड दिस इज लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये सेंटर है सर्कुलर आर्क का, इसकी रेडियस जो है r है, और ये जो लेंथ है, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये जो लेंथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो ये जो ए बी लेंथ है ना, एक्स ए बी, दैट इज़ बेसिकली एल। ये एल गिवन है आपको। स्पीड अपनी जो है वो कांस्टेंट है और रेडियस जो है वो अपनी आर है, ये गिवन है अभी तक। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है इस आर्क की? वेल यहाँ पे है, आप इसको मान लो पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट सी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, और सपोज करो कि यहाँ से मोटरसाइकिल वाले ने स्टार्ट करा है चलाना। व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टेक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, ये पूछ रहा है हमें सबसे पहला सवाल कि ये बाइक वाला अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी तक ले जा सकता है कि उसकी कॉन्टेक्ट टूटे ना इस हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि पॉइंट सी है अपनी। तो इस बात का अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे? कॉन्टेक्ट पॉइंट रोड से टूटे ना, इसका मतलब क्या है? वेल, ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है हमें, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ। अगर कांटेक्ट नहीं होगा बाइक का इस रोड के साथ तो नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा। तो इस बाइक वाले को अपनी स्पीड उतनी ही मैक्सिमम करनी है कि कांटेक्ट टूटे ना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेल, आपको नॉर्मल रिएक्शन को जस्ट ज़ीरो करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, जस्ट ज़ीरो आपको नॉर्मल रिएक्शन को करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली ज़ीरो कर दो आप नॉर्मल रिएक्शन को। ठीक है, जस्ट मेक नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो, और वहाँ से जो वेलोसिटी अपनी निकल कर आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकल कर आएगी अपनी, वो एक्चुअली जो वेलोसिटी होगा उससे कम वेलोसिटी होनी चाहिए बाइक की, मतलब जस्ट कम वेलोसिटी होनी चाहिए बाइक की, तब वो कांटेक्ट नहीं ब्रेक होगा। अगर उतना या उससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो कांटेक्ट टूट जाएगा बाइक के। ठीक है, सो जस्ट उससे कम, जस्ट आप जितना सोचोगे उससे भी थोड़ा सा कम आपको वेलोसिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी बाइक की इस मोटरसाइकिल वाले को, तभी जाकर कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम अंदाज़ा यहाँ से लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स से अंदाज़ा लगाते हैं जब भी कांटेक्ट की बात करी जाए तो। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फोर्सेस दिखाते हैं। ये बाइक वाला है अपना, इसकी मास सपोज कर लेते हैं हम कैपिटल एम। ठीक है, मास सपोज कैपिटल एम। इस पर कौन कौन सी फोर्स लगेगी? नीचे एम जी वेट जो अपना है, ऊपर कौन सा फोर्स? यही नॉर्मल रिएक्शन जिसको हमें ज़ीरो करना है। और देखो ये सर्कुलर आर्क है, ए टू बी इज़ अ काइंड ऑफ सर्कुलर आर्क। तो जब ये मूव करेगा एक सर्कल में, सर्कुलर आर्क में, तो एक तरीके से वो सर्कल में ही मूव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वेल, एम जी माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो है ये अपना प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है? नॉर्मल को जस्ट ज़ीरो कर देना है, मतलब ज़ीरो के इक्वल टू कर दो नॉर्मल को। तो वहाँ से वेलोसिटी क्या निकल कर आएगी? सबसे पहले मैंने ज़ीरो किया तो एम जी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपना आ गया। ठीक है, अब ये एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो जो वी आया अपना यहाँ से निकल कर वो अंडर रूट ऑफ आर जी आया। ठीक है, तो ये है अपना वेलोसिटी। दिस इज़ बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी। बट ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी वो है जिससे एक्चुअल में थोड़ा सा कम होना चाहिए अपना वेलोसिटी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ना कि कांटेक्ट ब्रेक ना हो, वो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, जस्ट कम होना चाहिए। अगर इसके इक्वल हुआ तब तो कांटेक्ट ब्रेक हो गया ना अपना, क्योंकि नॉर्मल ज़ीरो हो गया। बट अपने को नॉर्मल ज़ीरो नहीं करना है, कांटेक्ट ब्रेक नहीं करवाना है, तो इस वेलोसिटी से जस्ट थोड़ा सा कम वेलोसिटी होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसलिए आंसर में बेसिकली ऐसा लिख दिया जाता है कि v इज़ जस्ट इक्वल टू रूट अंडर आर जी। बट आप अंडरस्टूड करना है कि ये थोड़ा सा कम होगा इससे। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा सा जस्ट कम होना चाहिए इससे, क्योंकि उतना हो गया तो एन जीरो हो गया। देख रहे हो ना यहाँ पे इक्वेशन में मैंने एन जीरो कर दिया है, बट ये एन जीरो नहीं होनी चाहिए, कांटेक्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जस्ट उससे थोड़ा सा कम होगा।
तो ये कैच था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। वेल अभी दूसरा पार्ट का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए। पार्ट ए में मैक्सिमम कितना हमने फाउंड किया था, वी मैक्स हमने फाउंड किया था √R(g), ठीक है। अब इसका √2 टाइम्स है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है अभी वो √2 टाइम्स है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Rg/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो √2 से डिवाइड हो गया, इतना है। वेयर विल इट लूज द कॉन्टेक्ट विद द रोड। अभी बोल रहा है कि जब इतनी स्पीड है तो कौन से पॉइंट पे जाके ये कॉन्टेक्ट तोड़ेगी रोड के साथ, ठीक है। मतलब अगेन हमें कॉन्टेक्ट तोड़ दिया, मतलब नॉर्मल जीरो हो गया, तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो अगेन आपको कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट। सी से स्टार्ट हुआ, समझ लो कि बीच में किसी एक पॉइंट पे गया, वो कुछ ऐसा गया समझ लो बीच पॉइंट पे, ठीक है। ये यहाँ पे अपना कैपिटल M है। सो यहाँ पे जो अभी फोर्सेज लगेंगी वो ऐसे नीचे mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल इसके ही एंगल पे लगेगा ऐसा, ठीक है। मतलब वो सेंटर पे जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सेंटर से ये आप अगर लाइन एक्सटेंड करोगे नॉर्मल से तो सेंटर पे टच होगा, ठीक है, क्योंकि टैंजेंट जो है उसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो उसके परपेंडिकुलर होगा तो आप उससे लाइन एक्सटेंड करोगे तो वो सेंटर पे ही टच होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। अभी ये mg है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप उसकी कंपोनेंट लोगे नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ इधर, ठीक है। ये mg का कंपोनेंट है, तो इसको मैं लिखता हूँ mg cos ऑफ थीटा। क्यों लिख रहा हूँ cos ऑफ थीटा, क्योंकि मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, ये वाले को थीटा मान रहा हूँ। ये वाला थीटा मतलब ये वाला थीटा है, ठीक है। देखो ये थीटा होगा तभी ये mg और ये नॉर्मल के डायरेक्शन में थीटा होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप समझ लो कि ये जो mg है वर्टिकली डाउनवर्ड और ये नॉर्मल वाला एक्सटेंडेड लाइन है, उसके बीच का एंगल थीटा है। और वो थीटा कब होगा, जब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है c, उससे जो वर्टिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो, और ये नॉर्मल वाले डायरेक्शन के थीटा है, तो ये दोनों सेम एंगल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको mg है तो ये mg cos थीटा है नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर फोर्स लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा mg cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू mv²/r। अपने पास v है, हमें क्या पता करना है, हमें वो थीटा पता करना है, वो पॉइंट पता करना है जहाँ पे वो कॉन्टेक्ट लूज़ करेगा एक्चुअल में। तो कॉन्टेक्ट लूज़ करेगा मतलब वहाँ पे हमें नॉर्मल ज़ीरो करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे नॉर्मल को ऐसे ज़ीरो लिख दो, तो क्या होगा अपने पास mg cos ऑफ थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू mv²/r होगा, ठीक है। तो mm तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, आपको v भी मालूम है, तो cos थीटा आप इधर लेके जाओ, v हमें पता है √Rg/2 है, तो इसको लिखोगे जब स्क्वायर करोगे तो ऐसे हो जाएगा *r/g आ जाएगा। तो ये Rg कैंसिल हो गया, cos थीटा अपने पास हाफ आया। हाफ यानी कि थीटा कितना हुआ, cos थीटा हाफ कहाँ पे होता है, जब थीटा 60 डिग्रीज होता है और मैं इसको लिखूँ π/3 होता है। तो ये जो थीटा है वो अपने पास π/3 आया। दिस थीटा इज़ व्हाट, दिस थीटा इज़ π/3। तो ये थीटा π/3 है और हमें ये पॉइंट निकालना है जहाँ पे उसने कॉन्टेक्ट लूज़ किया, ठीक है। तो मैं क्या रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ, मेरी रेडियस मालूम है, दिस इज़ r। सो हमें पता है थीटा इज़ इक्वल टू x/r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना है वही हमें निकालना है, थीटा हमें पता है दैट इज़ π/3। तो थीटा आपको π/3 पता है, दैट इज़ इक्वल टू x/r। तो यहाँ से x कितना आया, वेल x आया πr/3, ये आपका आंसर होगा। मतलब C पॉइंट से इतना जो डिस्टेंस हुआ x πr/3, उतने डिस्टेंस के बाद जाकर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट लूज़ करेगा, मतलब कॉन्टेक्ट लूज़ करेगा वो मोटरसाइकिल इस रोड के साथ, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा x इज πr/3। सो अभी देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज, ठीक है। उससे अब ऐसा बोला जा रहा है उस मोटरसाइकिल वाले को कि भाई आप ऐसी स्पीड मेंटेन रखो जो कि मैक्सिमम हो, बट उतनी ही स्पीड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरे ट्रैवल के दौरान। जो आप पूरी ट्रैवल करोगे, मान लो C से B कर रहे हो, तो आपको पूरी ट्रैवल के दौरान उतनी ही स्पीड रखनी है। तो आप कितनी भी स्पीड रखोगे जो कि यूनिफॉर्म होगा, वो कितनी मैक्सिमम रख सकते हो आप कि आपको कहीं भी कांटेक्ट लूज नहीं करना है। तो ऐसा कुछ बोला गया उस मोटरसाइकिल वाले को। तो मोटरसाइकिल वाला क्या करेगा, वेल मोटरसाइकिल वाला उस पॉइंट पर जाके अपने नॉर्मल को जीरो करेगा, कांटेक्ट लूज करेगा जहाँ पे थीटा मैक्सिमम हो। वेल ऐसा क्यों करेगा, देखो सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले थीटा मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे होगा, पॉइंट B पे होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये कैपिटल M में मान रहा हूँ। वेल तो मैं बोल रहा हूँ कि मोटरसाइकिल वाला इस पॉइंट पे जाके पॉइंट B पे जाकर अपना जो है नॉर्मल को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे जितनी वेलोसिटी आएगी उसको अगर वो C से B में मेंटेन करेगा, यूनिफॉर्म रखेगा, तो वो कहीं भी कॉन्टेक्ट लूज़ नहीं करेगा। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे जाके आप अगर इक्वेशन लिखोगे तो नीचे अपनी mg होगी और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, mg cos ऑफ थीटा होगा। थीटा ये मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट B पे मान रहा हूँ।
इसकी लेंथ भी हमें गिवन है, ए बी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ये गिवन है। तो सी बी लेंथ जो होगी वो कितना होगा, L/2 होगा, सिमेट्री है, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है, बताऊंगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो अभी देखो यहाँ से जब वो इक्वेशन निकालेगा तो mg cos ऑफ थीटा होगा माइनस ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mv²/r, ये तो हमें पता है। अभी ये थीटा देखो मैक्सिमम है, दिस थीटा इज व्हाट, मैक्सिमम। सी से बी में ये थीटा क्या है, मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम थीटा पर जाके अपनी जब नॉर्मल 0 कर रहा है तो थीटा मैक्सिमम है, तो कॉस थीटा क्या होगा हमें पता है, इफ़ थीटा इज मैक्सिमम देन कॉस थीटा विल बी मिनिमम, ठीक है। इफ़ थीटा इज मैक्सिमम, इसको देखना, इफ़ थीटा इज मैक्सिमम तो कॉस थीटा विल बी मिनिमम। अब जब ये कॉस थीटा मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली mg cos थीटा मिनिमम होगा। ये mg cos थीटा मिनिमम होगा तो ये वेलोसिटी भी मिनिमम आएगी C से B पॉइंट पे, मतलब C से B पॉइंट पे आप जाओगे और B पॉइंट पे आप ये इक्वेशन लिखोगे, वहाँ पे नॉर्मल को 0 करोगे तो वहाँ का cos थीटा क्योंकि मैक्सिमम है तो mg cos थीटा मिनिमम होगा। अब mg cos थीटा मिनिमम है तो वेलोसिटी वहाँ की मिनिमम आएगी C से B के कंपैरिजन में। अगर C से B तक आप वेलोसिटी ऐसे ही करके फाइंड करोगे तो जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी वो B पे आएगी। तो अब इतनी जो मिनिमम वेलोसिटी आई अपनी, उसके बाद उतनी ही वेलोसिटी से आप ऊपर ऊपर चलते गए। एक्चुअली उल्टा सोचना, मतलब C से B में आ रहा है तो वैसे ही सोचना आप कि इतनी वेलोसिटी के साथ आप C से B तक आए तो B से जस्ट पहले तक आप देखोगे तो अगर इतनी वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है तो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट लूज़ नहीं होगा, कहीं पे भी लूज़ नहीं होगा उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। वेल इसको समझने के लिए आप ऐसे नॉर्मल को ऐसे लिख लो, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ mv²/r, ठीक है। ऐसे मैं लिख लिया क्योंकि हमें इसको 0 नहीं होने देना है, ठीक है। नॉर्मल शुडंट बी इक्वल टू 0, आपको वैसे वेलोसिटी चूज़ करनी है। तो जब आप ये मिनिमम वाला चूज़ कर लिए, v क्या हो गया, मिनिमम चूज़ कर लिया आप। C से B तक जाने में जो सबसे मिनिमम वाला वेलोसिटी है उसको चूज़ कर लिए, जो कि पॉइंट B पे होगा क्योंकि थीटा वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसलिए cos थीटा मिनिमम होगा। तो उसको आपने चूज़ कर लिया यहाँ पे, जो कि अपनी v आ गई, मिनिमम आ गई। अब उसके बाद उससे पहले जितनी भी v आएगी आपके पास C से B तक, जितनी भी आएगी उससे पहले वो v क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो नॉर्मल मैं कहाँ पे फाइंड करने को बोल रहा हूँ, नॉर्मल को 0 कहाँ करने को बोल रहा हूँ, पॉइंट B पे 0 करने को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे mg cos थीटा जो होगा वो अपना मिनिमम होगा क्योंकि थीटा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे जब आप उसको मिनिमम करोगे और वहाँ से जो वेलोसिटी निकालोगे वैसे ऑब्वियसली वो भी मिनिमम होगी क्योंकि ये मिनिमम है अपना, ठीक है। उसके बाद उसी वेलोसिटी को जो यहाँ से निकाले आप मिनिमम वेलोसिटी, उसको यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो अपना कांस्टेंट हो गया थ्रू आउट द मोशन। अब जैसे ही C से B में गया और आप एक बार v को कांस्टेंट मान लिए, ठीक है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी मानते हुए चले तो ये टर्म अपना कांस्टेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम वाला कहाँ का है, पॉइंट B का है। अब mg cos थीटा जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी तो cos थीटा बढ़ने लगेगा। cos थीटा बढ़ने लगेगा मतलब क्या है कि नॉर्मल की एक फाइनाइट वैल्यू आने लगेगी अपने पास, नॉट इक्वल टू 0 होने लगेगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने v को मिनिमम कर दिया। v मिनिमम कहाँ से आया अपने पास, वह एक्सट्रीम पॉइंट B से आया, एक्सट्रीम पॉइंट B से आया v मिनिमम। अभी मैंने उसको कांस्टेंट रखा क्योंकि वही है कि मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड आपको मेंटेन करना है, तो उसको मैंने कांस्टेंट रखा। लेकिन जो mg cos थीटा आप ऊपर की तरफ जाओगे तो थीटा कम होने के कारण अब cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये बढ़ने लगेगा, लेकिन ये तो अपने पास कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कब है, मतलब ये किसके इक्वल है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट mg cos थीटा के इक्वल है जब थीटा अपना मैक्सिमम था, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब जैसे जैसे थीटा कम होगा तो वैसे वैसे ये तो इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा ना mv²/r से, तो ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब क्या है, नॉर्मल अब इक्वल टू 0 नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव आएगा, मतलब फाइनाइट आएगा अपने पास जैसे जैसे ऊपर जाओगे। लेकिन यही अगर मैं बीच के किसी पॉइंट पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, ठीक है, तो क्या होता कि वहाँ का अपने पास mv² होता। तो जो वहाँ से मान लो ये पॉइंट D है तो D से B में क्या होता, नॉर्मल 0 हो जाता, मतलब कॉन्टेक्ट छोड़ देता वो, ठीक है। तो इसीलिए आप B से पहले कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करोगे, यहाँ पे E कंसिडर करोगे, कोई भी करोगे, F कंसिडर करोगे, तो जो F से B तक है वहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाएगा अपना, वहाँ पे कॉन्टेक्ट वो छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि mv²/r जो है वो आप F पॉइंट वाला ले रहे हो, उसको mg cos थीटा के इक्वल कर रहे हो, और थीटा कौन सा वाला ले रहे हो, F पॉइंट वाला ले रहे हो थीटा, ठीक है। तो F पॉइंट वाले थीटा के इक्वल है ये mv²/r। बट जब F के आगे जाएगा, ये समझ लो G पे जाएगा तो क्या होगा कि mv²/r तो F वाला ही रह जाएगा क्योंकि आपको यूनिफॉर्म स्पीड लेकर चलना है, मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड। बट जो mg cos थीटा है वो कम हो जाएगा। तो ये जैसे ही कम हो गया, ये वाला टर्म जैसे ही कम हो गया,
और ये वाला टर्म बढ़ गया तो क्या हुआ, n नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब क्या कि वो कांटेक्ट पॉइंट तो लूज कर चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए हम हमेशा ही मैक्सिमम वाला लेंगे, जो B पॉइंट है वहाँ वाला लेंगे। वहाँ वाला लेने से क्या होगा कि उससे पहले आप कहीं भी जाओ तो नॉर्मल आपका एक फाइनाइट आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये पूरी डिस्कशन थी इसके अराउंड, सी क्वेश्चन के अराउंड। तो आप इसको ध्यान से फिर से देखना, फिर से समझने की कोशिश करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप बीच के किसी भी पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं ले सकते हो, आपको हमेशा रेट डिटरमाइनिंग पॉइंट पे लेना पड़ेगा। आपको हमेशा उस पॉइंट पे लेना पड़ेगा जहाँ पे आपकी वेलोसिटी मिनिमम आ रही है, जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तब मिनिमम, ठीक है। और उसको फिर आप कहीं पे भी रखोगे इस वेलोसिटी को, तो mg cos थीटा तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो उससे ज़्यादा होगा, इसलिए n जो नॉर्मल है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए कहीं वो और कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो बी पॉइंट पे अगर मैं लिखूँ तो mg cos थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू वॉट, mv²/r, क्योंकि नॉर्मल को मैंने जीरो कर दिया तो ये m कैंसिल आउट हो गया। अब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो अपना थीटा है, ये बेसिकली जो थीटा है यहाँ पे, ये वाला थीटा है ये, तो ये वाला वो थीटा है। तो ये थीटा को मैं क्या लिखूँगा, ये थीटा को मैं लिखूँगा L/2r, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू x/r होता है, लेकिन x यहाँ पे कितना है, CB है, दैट इज L/2। तो ये अपने पास थीटा है, तो g cos ऑफ L/2r, इसके साथ आप r को मल्टीप्लाई कर दो, इसका हाफ कर दो, मतलब अंडर रूट ले लो, तो दैट इज इक्वल्स टू वी। इतनी वेलोसिटी आप मेंटेन करोगे, ठीक है। जी आर कॉस ऑफ L/2r अंडर रूट स्क्वायर रूट, ठीक है, इसलिए टू द पावर हाफ लिखा। तो ये होगा आंसर। इतनी आप मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड आपको मेंटेन करना होगा कि वो कहीं भी कांटेक्ट लूज नहीं करे ब्रिज पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। तो सपोज करो मैं ऐसा एक सर्कुलर रोड बनाता हूँ, ऐसा सपोज करो ये रेडियस जो है r है इस रोड की, ठीक है। द स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट dv/dt। ओके, जो कार है उसकी स्पीड जो है अभी इंक्रीज कर रही है, dv/dt इज इक्वल टू a। अभी देखो यहाँ पे कार की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी रेडियल एक्सेलरेशन के अलावा इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। मतलब एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी क्योंकि वो सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल पे घूम रहा है। दूसरा अभी कह रहा है कि उसकी स्पीड भी जो इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से a से, dv/dt a है, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी है। तो मैंने क्या बताया था थ्योरी वाले लेक्चर में कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब कार पे 2 फोर्स लगेगी। तो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कार को, तो यहाँ पे 2 टाइप की फोर्स लगेगी। अगर कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन इधर लगेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज a। तो फोर्स कितना होगा, m इंटू a, अगर मैं मास m कंसिडर करूँ। और एक दूसरा फोर्स लगेगा अगर मैं कार के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हूँ, मतलब कार पे ही मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ड्राइवर हूँ समझ लो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस तरफ, कितना, mv²/r, क्योंकि रेडियस r है जिस पे वो कार घूम रही है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि मैं सेम रेफरेंस फ्रेम में हूँ, मैं कार के ही रेफरेंस फ्रेम में हूँ जो कि सर्कल में घूम रहा है, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस लगेगा। अभी क्या बोल रहा है कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो अपना म्यू है रोड और टायर के बीच में। तो फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। फिर से हमें कार को स्किड कराना है। कार स्किड कब होगी, वेल कार अगेन स्किड लिमिटिंग केस में होगी, ठीक है। जब वो फ्रिक्शन जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपना, वो जस्ट इन फोर्स के रिजल्टेंट्स के इक्वल हो जाएगा, तब जाकर अपनी जो कार है वो स्किड करने की कगार पे होगी, ठीक है। वेल तो आपको क्या करना है, ये एम फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स है वो, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv²/r है वो, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। वो मान लो किसी एक डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी हमारी, लेकिन ये फ्रिक्शन क्या है, उस कार को ये नेसेसरी फोर्स नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन तो हम यहाँ ऑलरेडी शो कर चुके हैं, और तभी जाकर वो कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो स्किड करने के कगार पे, मतलब आपको जो फ्रिक्शन फोर्स है अपना म्यू इंटू नॉर्मल जो होगा इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, तो रिजल्टेंट के जस्ट ऑपोजिट ही फ्रिक्शन लगेगा। ये बात भी बहुत ध्यान देने वाली है। देखो फ्रिक्शन को आप अभी ऐसे नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स है, और फ्रिक्शन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे एम और mv² दोनों का होगा, यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और हमें स्पीड फाइंड करनी है जहाँ पे कार स्किड कर जाए, तो आपको फ्रिक्शन के इक्वल करवा देना है वो फोर्स को, ठीक है। तो उससे थोड़ा भी ज़्यादा अगर फोर्स हुआ अपने पास, तो
कार स्किड कर जाएगी, मतलब उससे थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड हुआ, जिस स्पीड पे ये कार ट्रैवल करेगी, जो मैं हम निकालूंगा स्पीड, उससे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो हमें वहाँ पे निकालना है कगार पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप? वेल, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ma स्क्वायर प्लस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर लोगे एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल क्या होगा? वेल, नॉर्मल कुछ नहीं, बस mg ही होगा, क्योंकि देखो आप वर्टिकल डायरेक्शन में ये इनटू द स्क्रीन देखोगे आप तो ऊपर नॉर्मल होगा और नीचे mg होगा, तो mg के इक्वली नॉर्मल है, क्योंकि उस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, तो जस्ट नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर v टू द पावर 4 अपॉन r स्क्वायर, इसके इक्वल क्या होगा? म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको ये v निकालना है। तो v कैसे निकालोगे आप? म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर कर दो, वेल मैं a को उधर लेकर गया a स्क्वायर को, दैट इज इक्वल्स टू v टू द पावर 4 अपॉन r स्क्वायर आया अपने पास। r स्क्वायर को भी आप उधर लेकर जाओ, r स्क्वायर म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, और ये होल का पावर 1/4 कर दो, तो ये होगा अपना वेलोसिटी। तो ये होगा आपका आंसर। मतलब इतनी स्पीड से कार अबाउट टू स्किड करने वाली होगी, स्पीड से आप जैसे ही थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड लेकर जाओगे तो कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप इस पर ध्यान देना, आपको दोनों फोर्सेस कंसिडर करनी पड़ेगी, उसकी रिजल्टेंट कंसिडर करनी पड़ेगी, और उसके अगेंस्ट ही आपको फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आप एक ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट फिर फ्रिक्शन मत लेने लगना। तो ये बात ध्यान देने वाली थी। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल, इसका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रूलर। चलो हम कंसिडर करते हैं एक रूलर, ऐसा कुछ होगा अपने पास हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। और कहीं सपोज करो यहाँ पे ब्लॉक अपने पास मास m का है, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज g। वेल, दिस इज नॉट g, बेसिकली दिस इज म्यू, ठीक है, म्यू है ये। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू है अपने पास, ये स्मॉल मास एम ब्लॉक और ये रूलर के बीच में, दिस इज बेसिकली रूलर। द रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ पे सपोज करो ये रूलर जो है वो फिक्स है, एंड द ब्लॉक इज एट अ डिस्टेंस l। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ब्लॉक की, ये सपोज करो l है, ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। द रूलर इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स्ड एंड, इस फिक्स्ड एंड के अबाउट रूलर जो है उसको रोटेट किया जा रहा है इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, मतलब इनटू द स्क्रीन सोचना है, ऐसे करके घूम रही है वो थ्रू द फिक्स्ड एंड। What can the maximum angular speed be for which the block does not slip? Again same kind of question है जो इसके पहले वाला था, आपको maximum angular speed निकालनी है कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, देखो जब आप रूलर को ऐसे मूव कराओगे सर्कल में एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड से, तो क्या होगा, इस पर फोर्स जो है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप खुद इस पे ही हो, रूलर पे हो, ठीक है, आप खुद, तो एक इस पर फोर्स लगेगी जो कि इसको ऐसे लगेगी, इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेल, एम एल ओमेगा स्क्वायर होगा। एल क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस इनिशियली एल है, इतना होगा। तो इस पे देखो फोर्स इस तरफ लगेगी, तो क्या होगा, ये उस तरफ मूव करने को जाएगा, बट ये क्या बोल रहा है कि कितनी मैक्सिमम ओमेगा होगी कि वो स्लिप ना करे, मतलब इस तरफ मूव ना कर जाए इस फोर्स के कारण। तो मैं ये यहाँ पे दिखा रहा था कि कौन सा फोर्स है जो उसको उस तरफ मूव करने पे मजबूर करेगा। वेल, ये कुछ नहीं बल्कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स मैंने लगाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो एक फोर्स होगा जो उसको स्लिप करवाने की कोशिश करेगा। बट जैसे जैसे देखो m और l तो कांस्टेंट है, जो स्मॉल m है, जो मास है वो भी कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है इसकी, तो एक ही वेरिएबल है जो ओमेगा है। तो जैसे जैसे आप ओमेगा इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे ये फोर्स इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज़ होगा तो स्लिप करने के कगार पे जाएगा। तो एक ओमेगा ऐसा होगा जहाँ पे वो जस्ट स्लिप कर ही जाएगा, तो वो ओमेगा हमें फाइंड करना है। तो उसको मैं किसके इक्वल कर दूँ? वेल, तो अभी ये क्या है, सरफेस जो है रूलर का वो रफ़ है। रफ़ है मतलब कि इस डायरेक्शन में भी हमारे पास फोर्स है, तो क्या है कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो जस्ट वो मूव कर जाता, मतलब थोड़ी सी भी इसकी ओमेगा होती तो एक नेट फोर्स राइट के डायरेक्शन में होता और वो मूव कर जाता। बट अभी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, तो क्या करेगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू इंटू एम जी होगा। म्यू इंटू एम जी क्यों? क्योंकि अभी फिर आप इंटू द स्क्रीन देखो तो नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी होगा, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल, और कोई सा भी फोर्स नहीं है तो एम जी होगा। ये एम जी क्या होगा, वेल ये एम जी नॉर्मल होगा। बट ये जो म्यू एम जी है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगा जब वो स्लिप करने के कगार पे होगा। अगर एम एल ओमेगा स्क्वायर की मैग्नीट्यूड कम होगी तो म्यू एम जी भी कम होगा, मतलब म्यू खुद को एडजस्ट करेगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम लगेगा।
ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। जैसे आपको फ्रिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक मालूम ही है कि अगर फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो जब ये ml ओमेगा स्क्वायर आपको मैक्सिमम निकालना है ओमेगा, तो इसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा और इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वेट करना पड़ेगा म्यू एम जी से। तो mm कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो ओमेगा आएगा वो म्यू जी बाई एल आएगा इसका अंडर रूट, तो ये मैक्सिमम ओमेगा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्यों? क्योंकि मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन को उसके इक्वेट किया है। मतलब अगर इससे ओमेगा थोड़ा भी बढ़ा तो फ्रिक्शन हेल्प नहीं कर पाएगा उसको रोकने में, बल्कि वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा ड्रैग कर दिया, बट कोई बात नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से हो गई, कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो गया। अब चलो बी पार्ट देखते हैं। वेल इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम जीरो एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अगेन फिर से देखो ये नॉन यूनिफॉर्म वाला केस आ गया अपने पास। अभी देखो रूलर ऐसा है अपना, मास m यहाँ पे ऐसा है, तो अभी क्या बोल रहा है कि जो रूलर का एंगुलर स्पीड है वो अब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने लगा फ्रॉम जीरो, और एक एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो सपोज करो मैं फोर्स अंदर, मतलब स्क्रीन के अंदर दिखा रहा हूँ, तो अपना कुछ ऐसा एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? वेल एम डी वी बाई डी टी होता है, हमें पता है। अभी यहाँ पे अल्फा गिवन है तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, एम वी को क्या लिखता हूँ? आर ओमेगा डी टी। तो ये अपना आर जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा, तो एम आर अल्फा होगा। बट यहाँ पे आर क्या है? वेल एल है यहाँ पे आर, ऐसे एल, तो फोर्स क्या होगा? एम एल अल्फा। यहाँ से आर को मैंने एल ले लिया। ठीक है, तो एक फोर्स ऐसा होगा और दूसरा फोर्स जो ऐसा लग रहा था वो सेम एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो अभी देखो ये एक टेंजेंशियल फोर्स आ गया और ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। अगेन मैंने जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसको उसके ऊपर ही रख दिया, रूलर के ऊपर। तो आपको ये सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। ठीक है, हमें पूछ रहा है एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप। वेल ये अगेन सेम क्वेश्चन है। अभी देखो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, सपोज कर लो। तो जो फ्रिक्शन होगा अभी उसके ऑपोजिट लगेगा, ऐसे ये फ्रिक्शन होगा, और अगेन आप मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लोगे यहाँ पे और उसको इक्वेट कर दोगे इसके रिजल्टेंट के साथ, और वहाँ से जो स्पीड आएगी वही अपनी स्पीड होगी जहाँ पे वो ब्लॉक जस्ट स्लिप करने के कगार पे होगा। तो उस वेलोसिटी से थोड़ा भी आप वेलोसिटी बढ़ा दो तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगी। तो अगेन कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे भी। म्यू एम जी क्यों बोला मैंने मैक्सिमम? मैं बता चुका हूँ कि आप स्क्रीन के अंदर देखोगे तो नॉर्मल और एम जी एक दूसरे के ऑपोजिट है और कोई सा भी फोर्स नहीं है, और मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लिया यहाँ पे जिसको रिजल्टेंट के इक्वेट कर दिया। अब तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप? अगेन सेम, अंडर रूट ऑफ एम एल अल्फा का स्क्वायर करोगे प्लस ऑफ एम एल ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, और इसके किसके इक्वल करोगे? इसको वेल म्यू एम जी के इक्वल करोगे। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जो m है वो तो अपना कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? एल अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ एल ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यू जी का स्क्वायर। ये आएगा अपने पास। अपने को देखो एंगुलर स्पीड निकालनी है, या मैंने लीनियर स्पीड लिखा, दिस इज बेसिकली एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड को आप समझना, ठीक है, कि वो थोड़ा भी ज़्यादा कर दोगे तो उसके बाद स्लिप हो जाएगा वो। सो यहाँ से आपको ओमेगा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर को माइनस कर दूंगा एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? एल स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये होल का पावर क्या हो जाएगा? 1/4, और ये होगा अपना ओमेगा। सो ये है अपना आंसर। मतलब इससे आप थोड़ा भी ज़्यादा ओमेगा कर दो तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आंसर होगा अपना दिस ओमेगा। मतलब इस एंगुलर स्पीड से ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। वेल एल को एक तरफ ले आकर जैसे म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कर दो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर कर दो, तो ये 1/4 ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना इसको। तो गाइज ये थी इस वीडियो के बारे में, ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मैंने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए और एक वो इंटरमीडिएट लेवल वाला क्वेश्चन लिया। सो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना, पहले खुद बनाने को ट्राई करना, उसके बाद अगर ना बने तो मेरे सोल्यूशन को देखना गाइज। सो गाइज ये 3 क्वेश्चंस थे इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, अब थोड़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू।